डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ सेल ऑर्गेनेज को स्टडी करेंगे जिसमें पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक लेंथी क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर पेरोक्सिसोम्स? पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम्स दोनों को माइक्रोबॉडीज़ भी कहा जाता है और ये सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ लाइसोसोम्स। किस तरह से ये सिमिलर होते हैं लाइसोसोम से? एक तो लाइसोसोम की तरह ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसकी सराउंडिंग में होती है या सिंगल मेम्ब्रेन से ये कवर होते हैं, और दूसरा लाइसोसोम्स की तरह ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही ओरिजिनेट हुए होते हैं, इसलिए हम इनको एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ लाइसोसोम्स कहते हैं। ऑल्दो दे आर स्मॉलर देन लाइसोसोम्स, लेकिन ये सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ लाइसोसोम्स। What are peroxisomes? Peroxisomes के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिनमें पेरोक्सीडेजेस, कैटालेसिस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। अब इनका क्या फंक्शन है हम अभी डिस्कस करेंगे कि दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का आपने सुना होगा, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। सेल के अंदर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन में या उसकी डिकम्पोजिशन में इनका रोल होता है। दे आर इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ये डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई करके ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज। अभी हमने बात की थी कि पेरोक्सीडेज ये इनके अंदर मौजूद होता है। तो ये पेरोक्सीडेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है? कहते हैं कि पेरोक्सिसोम्स लीवर में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। कैसे अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं? अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, H2O2 में ये कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम की मदद से अल्कोहल को ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। और अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये खुद टॉक्सिक है। अब इसको मज़ीद कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब कैटालेज क्या करेगा या कैटालेसिस क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी पेरोक्सीडेज ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया है उसको ये कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। और आपको आइडिया होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है दे आर नॉन टॉक्सिक। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कैटालेसिस। और कहते हैं कि इन प्लांट सेल्स में जो है ये फोटो रिस्पायरेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। फोटो रिस्पायरेशन में ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं कि ग्लाइकोलेट को ये कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइसिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अभी हमने बात की थी कि इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट का क्या फंक्शन है, सेकंड का क्या फंक्शन है और थर्ड का क्या फंक्शन है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज का क्या फंक्शन है कि ये ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन वी हैव ग्लाइकोक्सिसोम्स। ग्लाइकोक्सिसोम्स कहते हैं कि दे आर ओनली फाउंड एट सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स। जो यंग प्लांट होती है या सीड से, ऐसा प्लांट जो अभी अभी जर्मिनेट हुआ है सीड से, तो उन सीडलिंग प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, दिस इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में ये इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिक पाथवे है एक ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, जिसके अंदर फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। क्योंकि अब जो जर्मिनेटिंग जो सीड है या जो जर्मिनेटिंग प्लांट है उसको कार्बोहाइड्रेट की नीड है, डायरेक्टली वो फैटी एसिड्स को यूज़ नहीं कर सकता। तो फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन होना वहाँ पे लाजमी है।
फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इस पाथवे को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहा जाता है। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लाइऑक्सिजोमल एंजाइम्स होते हैं, जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में आपको आइडिया होगा कि इट इज़ अ लार्ज वेसिकल सिंपली which originate from endoplasmic reticulum, Golgi complex and plasma membrane. Plasma membrane अगर फोल्ड होके वो वेसिकल बनाता है तो तब भी वो वैक्यूल कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर बनाता है या गोल्जी कम्प्लेक्स अगर फोल्ड होके वेसिकल बनाता है तो उसको भी हम वैक्यूल कहते हैं। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, आपने सुना होगा। एक को फूड वैक्यूल कहा जाता है। फूड वैक्यूल कब बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय फेगोसाइटोसिस, जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फेगोसाइटोसिस को डिटेल में स्टडी किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस के दौरान फूड वैक्यूल बनता है। और दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो प्रोटिस्टा की जो फैमिली है उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जिसका बेसिक फंक्शन एक्सेस वाटर को सेल से बाहर पंप करने का काम ये कर रहा होता है। क्योंकि सेल के अंदर वाटर और आयंस को मेंटेन रखना है तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? एक्सेस वाटर को सेल से बाहर निकाल देगा। और इन केस ऑफ प्लांट्स जो है ये एक छोटा सा वैक्यूल पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, अब प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है और जिसके अंदर वाटर मौजूद होता है या फ्लूइड जो मौजूद होता है, जो सोल्यूशन मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट को टर्जिडिटी भी मिल जाती है। उसकी वजह से प्लांट टर्जिड होता है, उसको सपोर्ट मिलती है एक तरह से। दूसरा एक वैक्यूल की हम बात करेंगे जिसके अंदर प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऐसे बी वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स, जिनके अंदर वो पॉइजनस या फिर अनप्लेजेंट कंपाउंड स्टोर कर देते हैं। ये एज ए डिफेंस के तौर पे प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होता है या डिफेंस के तौर पे ये काम करता है। जब इन वैक्यूल्स के अंदर कोई अनप्लेजेंट या कोई पॉइजनस सब्सटेंस होगी तो उससे फिर क्या होगा, जो हर्बिवोर्स एनिमल्स हैं उनसे एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि कोई भी एनिमल या हर्बिवोर एनिमल जो है वो उस अनप्लेजेंट या पॉइजनस जो कंपाउंड है उसको सेंस करके उसको छोड़ देगा। तो इस तरह से एक डिफेंस उसको मिल रही होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का प्लांट के अंदर। और उसके साथ जो लार्ज वैक्यूल की अभी हमने बात की कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर, जिस तरह आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखें, दिस इज प्लांट सेल, दिस इज लार्ज वैक्यूल, जिसके अंदर वाटर स्टोर हुआ है, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से प्लांट टर्जिड होगा। टर्जिडिटी की वजह से जो है अब प्लांट को सपोर्ट मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो भी सोल्यूशन होता है दैट इज नोन एज सेल सेप। इसके अंदर जो आयंस होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस, पोटाशियम के आयंस, क्लोराइड के आयंस जितने भी होंगे उन सब को मिला के हम सेल सेप कहते हैं। सेल सेप, इसके अंदर जो सोल्यूशन मौजूद होगा। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड फाइनली वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, हर सेल में कम से कम एक माइटोकॉन्ड्रिया जरूर होता है, या इवन कुछ सेल्स में हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है कि सेल के एक्टिविटी के ऊपर। अगर ऐसा कोई सेल है जो मूव करता हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता हो तो उन टाइप के सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो लेवल है वो ज़्यादा होती है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में वेरी कर जाते हैं। जो फिजिकली ज़्यादा
एक्सर्शन, ऐसे सेल्स जो कि फिजिकली ज़्यादा एक्सर्शन में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं पर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सेल्स। और ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे इंक्रीज कर देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग का जो है वो प्रॉपर्टी होता है। ये बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन ये डिवाइड हो जाते हैं। सिंपल सेल डिवीजन होती है इनके अंदर, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, मींस कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। वो जब डिवाइड होते हैं दो से फिर चार बनते हैं। इस तरह से प्रोसेस ऑफ फिशन का रिएक्शन होता है। इसमें सेल रेप्लिकेटिंग है, ये खुद ही डिवाइड होकर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्रीज हो जाता है अगर सेल को माइटोकॉन्ड्रिया की नीड हो तो। अगर हम स्ट्रक्चर देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, सिलेंड्रिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, जिस तरह इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। देखें, दिस इज सिलेंड्रिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो है दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम पोरीन प्रोटीन्स कहते हैं। एंड दीज पोरीन प्रोटीन्स आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ देते हैं। जाहिर है ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को जिनकी नीड होगी उनको ये पोरीन्स छोड़ देंगे, तो उनकी ट्रांसपोर्ट में ये इन्वॉल्व होते हैं। एंड वी हैव द इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स बना रहा है, फोल्ड होके ये क्रिस्टा बना रहा है। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टा। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो रहा है, फोल्ड होके स्ट्रक्चर्स बना रहा है जिनको हम क्रिस्टा कहते हैं। अब जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा के मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल मौजूद होता है। What is F1 पार्टिकल? Inner membrane form folds which are known as crista। और यही क्रिस्टा के अंदर यहाँ पे आप देख लें, these are F1 particles। These F1 particles are actually ATP synthase। ATP synthase नाम से जिस तरह से लग रहा है कि this is involved in ATP synthesis। यहाँ पे ये ATP synthase इन्वॉल्व होता है, ATP की जनरेशन में इन्वॉल्व होता है। ATP ये बनाता है, दैट मीन्स कि ये ATP synthase जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ATP synthase बैठा हुआ है जो कि ATPs की सिंथेसिस कर रहा है। अब इसके साथ साथ कहते हैं कि कुछ और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन में मौजूद हैं इन ATP सिंथेसिस के साथ साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एज कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है, दूसरे से फिर तीसरे में, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, जिसके रिजल्ट में फिर जो है वो प्रोटॉन पंप जनरेट हो जाता है और प्रोटॉन पंप के रिजल्ट में ATP की सिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम मोर डिटेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हम स्टडी करेंगे बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। अभी आप इतना समझ लें कि ATP सिंथेज यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ कुछ और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, इनर मेम्ब्रेन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। एंड देन फाइनली जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ने दो टाइप के कंपार्टमेंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड किया हुआ है। देखें, दिस इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू मेजर कंपार्टमेंट्स। एक बाहर का कंपार्टमेंट है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस बाहर वाली मेम्ब्रेन से लेके इस इनर मेम्ब्रेन तक का जो रीजन है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ऐसा रीजन जो कि इनर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आउटर मेम्ब्रेन से लेके इनर मेम्ब्रेन तक का बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं।
और इनर मेम्ब्रेन ने जितना सेंटर में एरिया कवर किया हुआ है, दैट स्पेस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे क्या चीज मौजूद होगी कि इट इज बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस। कहते हैं कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है, आरएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनएज यहाँ पे होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे मौजूद होता है। उसके साथ साथ राइबोसोम्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। ये चीज़ आप जहन में रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी, अपना मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद है। अभी हमने बात की ना कि इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनएज होते हैं, राइबोसोम होता है, राइबोसोम की मदद से ये डीएनए होता है, एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए की फिर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन्स बनेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना मेटाबॉलिक मशीनरी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना मेटाबॉलिक मशीनरी पाया जाता है कि जिस टाइप की भी प्रोटीन की इसको नीड होगी उस टाइप का प्रोटीन, जिस टाइप की भी एंजाइम का इसको नीड होगी उस टाइप का एंजाइम ये खुद ही सिंथेसाइज कर देता है, अपना डीएनए यूज करके, अपना एंजाइम्स यूज करके, अपना जो राइबोसोम है उसको यूज करके प्रोटीन्स की सिंथेसिस ये कर देता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और फाइनल जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें ये एटीपीज की सिंथेसिस करता है। किस तरह से ये एटीपीज बनाता है? बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम शुगर, फैट्स, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके ये एटीपीज बनाता है। क्रेब्स साइकिल जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है, क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसमें एटीपीज की सिंथेसिस होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें ये एटीपीज की सिंथेसिस करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।